हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल बच्चों। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएस के सर हाजिर है इस आपके जेई फिजिक्स बाय वेदांतु चैनल पर फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, जिसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम सॉल्व करने वाले हैं, आज हम पता लगाने वाले हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो आपके क्लास 12 का जहां से शुरुआत होती है, जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उनमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल उसी टाइप के ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके रिपीट होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों ऐसे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं, मतलब आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के। तो उन दोनों चैप्टर के हम मिला के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसको मैंने भैया आज सुबह से बैठ के एक एक क्वेश्चन को पढ़ा है, पुराने पिछले 5 साल में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है कि किस टाइप का पैटर्न रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं लेकिन भैया वो रिपीट नहीं होते, उनको मैंने स्किप करा ताकि मैं तुमको वो 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों करा पाऊं जिसको मैं ये बोल सकता हूं विद श्योर गारंटी कि हाँ, कहीं ना कहीं तुमको इसी से ही सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जिन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया होगा। अब चाहे तुम ड्रॉपर के बच्चे हो या क्लास 12 के बच्चे हो, इस चीज की तो मैं उम्मीद रख सकता हूं कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो एटलीस्ट तुमने पढ़ा होगा। तो ये सेशन जिस बच्चे ने लगाया उसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो सारा का सारा पोर्शन रिवाइज हो जाएगा जो पिछले 5 सालों में जेईई मेंस पूछ रहा है, और वो सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी जो तुमको सही तरीके से करनी चाहिए। तो अब इस बात से तुम अंदाजा लगा लो कि ये सेशन आज का कितने काम का होने वाला है। तो अगर भैया तुमने नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे धमाकेदार सेशन इस चैनल पर तुमको मिलते रहेंगे। और अदरवाइज अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो हो सकता है तुक्का लग जाए तो मेरी वीडियो तुम्हारे सामने आ जाए, अदरवाइज ना आए तो वो तुम्हारा मिस हो जाएगा और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी बच्चे तो भैया ये पूरा पूरा सेशन लगाने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, तो शुरू करा जाए और फटाफट कर दो भैया वीडियो को लाइक अगर आपने नहीं करा है। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, ये उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है सेशन जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में तुमको देखने को मिलते हैं। इजी है तो इजी भी मैं लेकर आया हूं, डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट भी लेकर आया हूं। मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया है कि तुमको खुश करने के लिए हार्ड वाले क्वेश्चन मैं छोड़ दूं और आसान आसान वाले लेकर आ जाऊं। मैंने ऐसा नहीं करा है, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे एज इट इज में उठाकर लेकर आ गया हूं। और इनकी हेल्प से बस तुमको अब करना क्या है, अगर तुम चाहते हो कि ये 1.5 से 2 घंटे के सेशन से तुमको बहुत अच्छा आउटपुट मिले तो तुमको करना यह है कि मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। और दूसरी बात, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी मैं तुमको इंफॉर्मेशन दूंगा, जो भी मैं तुमको थ्योरेटिकल बातें बताऊंगा और स्पेशली जो भी मैं तुमको फॉर्मूले बताऊंगा, एक अलग से पेपर निकाल लो और वो सारे के सारे फॉर्मूले जो भी यहां पर इन 30 क्वेश्चन में मैं सॉल्व करने वाला हूं, जो भी मैं फॉर्मूले लगाने वाला हूं वो अलग से लिख लो। अगर तुमने इस तरह से करा, ये सेशन खत्म होते ही तुमको एक पेपर पे वो सारे फॉर्मूले, वो सारे शॉर्ट नोट्स तुम्हारे तैयार हो जाएंगे 1 पेज वाले, जिसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई होगी। और बस तुमको एंड टाइम पे एग्जाम हॉल से पहले अगर रिवीजन करना है तो बस तुम वो पढ़ के चले जाओगे, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब यार मैं शुरू करता हूं जोश और जुनून के साथ, है ना। शुरू करा जाए भैया आज का ये कार्यक्रम। आओ यार, मिक्स रहेगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और हमें सबके लिए ओपन रहना है। जो समझ में आए वो अच्छे से भैया सॉल्व करना है, और जो ना समझ में आए तो वही तो क्वेश्चन है जिसपे तुमको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ऐसा मैं गारंटी से कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप में से जो भी बच्चा हो वो ये बोल दे कि सर 30 के 30 क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व कर लिए। नहीं हो पाएंगे, मैं पहले बता रहा हूं, लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं है। 30 में से 30 नहीं हो पाएंगे। जो बहुत अच्छा बच्चा होगा 30 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। बहुत ही टॉपर टाइप वाला बच्चा होगा, एआईआर वाला बच्चा होगा तो 30 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा खुद से, मेरे बिना बताए। सारे नहीं हो पाएंगे, और मैं लाया ही इसलिए वो क्वेश्चन हूं ताकि तुमको समझने में दिमाग पे जोर डालना पड़े, एफर्ट लगाना पड़े। तो जिस क्वेश्चन में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, समझ लो वही क्वेश्चन तुमको सिखा रहा है। जिस क्वेश्चन में तुमको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, ये दिमाग से निकालो कहानी भाई। जिस क्वेश्चन में तुमको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा मतलब वो तुमको आता है, और जो तुमको आता है अगर मैं वही तुमको सिखाने आऊंगा, बताओ तुम्हारा क्या फायदा होगा। बस तुमको एक दिली सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ यार सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। मैं तुमको खुश करने नहीं आया। तुम्हारे नंबर कब आएंगे? जब मैं तुमको वो पढ़ाऊं जो तुमको नहीं आता। इसलिए
अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगाना, घबराना मत, ठीक है? ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी यार तुम्हारी मर्जी, जो चाहिए तुमको एक अच्छा सिलेक्शन कराने के लिए, फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, वो सारी बातें मैंने बता दी। अब देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे ये देखते हुए कि अगर कुछ बच्चे मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर चैट बॉक्स में लिख देंगे तो मजा ही आ जाएगा, है ना? तो देखो भाई, एक पॉइंट चार्ज हमको दे रखा है जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है माइनस का 2 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी साल 2025 का आया वो क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर मैं देखो फ्लक्स लिखता हूं तो फ्लक्स हमको दे रखा है माइनस का 2 × 10⁴, ठीक है सर। अब आगे अगर देखा जाए, पासिस थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस हमको दे दी है, ठीक है, और उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। तो अगर ये एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल जिसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, जिसकी रेडियस आर दे रखी है, तो मुझे उसकी वजह से फ्लक्स दे रखा है। तो भाई साहब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, है ना? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक गॉसेस लॉ, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था किसी भी सरफेस की वजह से, वो किसके बराबर होता था? सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और मैं बता रहा हूं कि वो साइज ऑफ द स्फीयर के डिपेंड नहीं करता था, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता था। इतनी बात तुमने पढ़ी होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर है, तो अक्सर आपको चार्ज निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अरे बस ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है जो तुमको 4 नंबर फ्री में देके जाएगा। मतलब ये रेडियस क्या बनाने के लिए दे रखी है भैया? वही बनाने के लिए दे रखी है जो मैं चाहता हूं कि तुम ना बनो, है ना? तुम समझदार हो। तो यहां पर फाइ की जगह पर मैंने क्या लिखा? माइनस का 2 × 10⁴, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, दे भी रखी है भाई, कितने मेहरबान, बड़ी मेहरबानियां, बड़ी मेहरबानियां। तो ये 2 × 8.85 के जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं वो बनता है 17.7 माइनस का 10⁴, और ये 10⁻⁻12, तो ये आएगा माइनस का 8। तो चार्ज हो गया हमारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाई, पहले ही क्वेश्चन गॉसेस लॉ के ऊपर हमने लिया, मतलब इससे आप समझ लो कि गॉसेस लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक नहीं कराऊंगा। मैं बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके ऊपर 5-5, 6-6 क्वेश्चन हो जाएंगे, देखते रहना बस। क्या बात है, क्या बात है, बच्चे आ गए, फटाफट आंसर भी आने शुरू हो गए। वेरी गुड, है ना? सही आंसर दिया है भाई श्रुति, शाबाश। बाकी और ट्राई करते जाओ। साइन का भी तो ध्यान रखना। एक बच्चा ए बोल रहा है तो भाई मैग्नीट्यूड सही है, लेकिन साइन का भी तो आप ध्यान रखोगे, है ना? चलो बढ़ते जाएंगे भाई इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है। हाँ जी चलो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका मास है m, है ना, जिसका चार्ज है q, जिसकी लेंथ है l, उसको हमने रखा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि कितनी है? E0 I कैप, एक्स एक्सिस में है। मतलब कहने वाली बात यह है कि एक हमारा इस तरह से कुछ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स एक्सिस में E0 हो गई, और हमको दे रखा है कि यहां पर आपने रख दिया एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये चार्ज माइनस का Q, ये चार्ज प्लस का Q, और इनके बीच का गैप है L। अच्छा, इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं ताकि भैया तुम्हारा रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो पाए, कि माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है हमारा डायपोल मूवमेंट, तो यहां पर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई, और मतलब इन दोनों के बीच में भी एंगल 0 हो गया। मतलब इनिशियली थीटा हमारा क्या है? इनिशियली अगर मैं बोलूं तो थीटा 0 है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या करा, अगर आपने इसको थोड़ा सा एंगल ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, अगर इस डायपोल को जो अभी ऐसे रखा हुआ आपने इसको ऐसे करके हल्का सा घुमा दिया, आपने थीटा एंगल मान लो अगर घुमा दिया, तो उसके ऊपर टॉर्क आएगा, है ना? ये आपने जरूर पढ़ा होगा, टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा होता है। भैया मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भाई अपने सारे वन शॉट में, सारे सेशन में आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आपने मेरे सेशन लगाए हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला अगर पी साइन थीटा होता है। अब ये जरा दिमाग में आप बात डालो कि टॉर्क, है ना, टॉर्क आगे की डायरेक्शन में लगेगा। देखो अगर यहां पर अब ये प्लस क्यू चार्ज आ गया और यहां पर ये अगर माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो ये आगे की तरफ फोर्स, ये पीछे की तरफ फोर्स। तो मैंने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ये घूमना चाह रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज। मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई है, टॉर्क उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर माइनस का साइन भी आएगा मेरे भाई। तो टॉर्क का फॉर्मूला माइनस का पी साइन थीटा। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11 का लास्ट सेकंड चैप्टर, तो वहां पर आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, अगर वो जो आपने फोर्स लगाई उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाह रहा है, तो
तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है, और ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो वहां पर आपने जरूर पढ़ा होगा टॉर्क का फॉर्मूला माइनस का के थीटा होता है। देखो दूसरा ही क्वेश्चन अच्छे लेवल का आ गया, ताकि वो सारे बच्चे जो बस देखने आते हैं, मजे लेने आते हैं, वो चले जाएं। मैं शुरुआत में एक दो क्वेश्चन डाल देता हूं ताकि फिल्टर लग जाए, ताकि मैं उन बच्चों को पढ़ा पाऊं जो सीरियस है। देखो इस बच्चे को, इसको देख के बच्चे घबरा जाएंगे, भाई ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो बर्बाद होता है ना बच्चों का। और मैंने दूसरा क्वेश्चन वही डाला है। अब यहाँ पे देखो टॉर्क का फॉर्मूला माइनस का पी साइन थीटा, और यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला माइनस का के थीटा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। लेकिन उससे पहले अगर मैंने देखो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया ना, डायपोल को अगर आपने रोटेट करा है स्लाइटली, अगर स्लाइटली रोटेट करा है तो डेट मींस वहां पर हमारा साइन थीटा यार थीटा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो टॉर्क का फॉर्मूला है सर माइनस का पी थीटा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन माइनस का के थीटा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। अब यार अगर तुम सही से नहीं पढ़ कर आए कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम बस समझ लो कि ऐसा होता है। अगर होता है तो यहां से कंपेयर करा तो के जो है वो पीई के बराबर आ रहा है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, के पी के बराबर आ रहा है। अब जब हमने इसको छोड़ा तो ऐसे 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 है ना, ये अगर मेरा हाथ इज द डायपोल, मैंने ऐसे कर दिया तो अभी ऐसे 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 क्या करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, वही तो टाइम पीरियड मुझे निकालना है मेरे प्यारे। तो अब जरा सुनो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अब तो यार आंसर ही आ गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। आई यहां पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे सर रोटेशन में पहुंच गए सर आप, सर माफ करो सर, हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना आए थे, पहले एसएचएम फिर रोटेशन। हाँ भाई ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं, देख लो। अब या तो तुम मुझसे पढ़ पाओगे, और जो मुझको झेल गया इस तरह से तो भैया वो बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लेकर आ जाएगा फिजिक्स में, और जो डर गया तो भैया वो तो फिर वही अपने घर गया, वही कहानी है। जो 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, तो यहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पर अगर हम देखें तो सर ये डायपोल जो घूम रहा है अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। यहां पर ये जो डायपोल है, यहां पर अगर ये एक चार्ज जिसका मास है, यहां पर एक चार्ज जिसका मास है, इसकी टोटल लेंथ एल है, तो यहां पर सेंटर से, ये सेंटर ओ है तो इससे लेंथ हो गई सर एल बाय टू, एल बाय टू। तो एक की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता था, तो मास इंटू रेडियस इज एल बाय टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 4। अभी एक की वजह से आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो की वजह से निकालना है तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा एम एल स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय के की जगह पर सर पीई, के की जगह पर सर पी, पी को आपने बोला सर चार्ज इंटू डिस्टेंस मतलब एल इंटू ई, तो एक क्यू एल ई, यहां पर आपने रखा सर क्यू एल ई, एक एल को एक एल ले गया, तो ये 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन 2 क्यू ई इज द टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये वो क्वेश्चन है जिसको जेईई में बच्चे देखते ही छोड़ देते हैं, जो एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चा आया होता है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। घबराना मत, अगर तुमको 50% भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, इसको स्टार मार्क करो और ये सेशन खत्म होने के बाद दोबारा इस क्वेश्चन पे आना। 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन 2 क्यू ई, 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन 2 क्यू ई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है यार बच्चों, तुम्हारा सही भी आ गया आंसर। ओ वेरी गुड यार, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ये देखो, ये भी हमारा इसी साल का एवर क्वेश्चन है। पहले मैं सारे 2025 के लेकर आया ताकि तुमको लेटेस्ट क्वेश्चन में सॉल्व करवा पाऊं, पुराने भी अभी आएंगे। क्या बोला गया, बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, छोटा छोटा लिखा है मैं पढ़ देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस आर है। तो भाई ये तो हमें मालूम होनी चाहिए कि अगर ये हमारा एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, शेल मतलब एक स्फीयर है जो कि अंदर से खाली है, अगर अंदर से खाली है तो चार्ज सिर्फ स्फीयर पर ही होगा, है ना। कुछ लोगों का दिमाग भी कुछ ऐसे ही नहीं होता बच्चों, बस बाहर बाहर ही है जो चमक है, अंदर से तो खाली है। तो ये भी अंदर से खाली है, तो अगर अंदर से खाली है तो अंदर क्या होगा, अंदर कोई चार्ज होगा, नहीं होगा। अंदर अगर चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है, जहां पर चार्ज नहीं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो गई तो ये थर्ड वाले से मैच कर गया, और अगर पहला वाला थर्ड वाले से मैच कर गया तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सी वाला ही हो गया, एक ही बार में आंसर खत्म। लेकिन मैं तुमको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाते हैं बाकी टीचर्स। मैं तुमको एक एक बात पूरी बताऊंगा, हर एक ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन पे आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, जब रेडियस हमारी 0 से ज्यादा है
और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ड्यू टू अ इनफाइनाइटली प्लेन शीट की वजह से। देखो भाई इनफाइनाइटली प्लेन शीट यार जगह नहीं हो रही, चलो मैं यहां पर दिखा देता हूं। अगर ये एक प्लेन शीट है ना जिसका बच्चों साइज इनफाइनाइट है, तो उसकी वजह से याद करो, कोई बता पाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? भाई एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा आता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आता था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब बी वाला दूसरे वाले से ही मैच कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर। जरा समझो, अगर मैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल लेकर आया, ये अगर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल लेकर आया और यहां पर मुझे बाहर कहीं निकालना है ना, इस पी पॉइंट पर आर दूरी पर, और इसकी अपनी खुद की रेडियस आर है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? मैं सिंपल सी बात है लगाऊंगा यार गॉसेस थ्योरम, है ना, गॉसेस लॉ, जो कि क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता था, पढ़ा होगा। तो ये ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अगर आप देखो तो चार्ज तो स्फीयर पे बटा हुआ है ना, हाँ जी सर, चार्ज तो स्फीयर पे बटा हुआ है। तो यार सरफेस के ऊपर अगर टोटल चार्ज मैं क्यू बोल रहा हूं, सरफेस पर टोटल चार्ज अगर मैं क्यू बोल रहा हूं, तो सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज अपॉन सरफेस एरिया क्या 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर नहीं होगा? अरे भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी इस स्फीयर की सिग्मा अगर है, तो टोटल चार्ज अगर मैं क्यू बोल रहा हूं तो क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ जी सर। और यहां पर मैंने पी पॉइंट पर निकालना है, तो पी पॉइंट से पास होता हुआ क्या बना दिया सर जी ने? बना दिया एक गॉसियन सरफेस। तो पी पॉइंट पर अगर निकालना है तो उसको पर एक स्मॉल एलिमेंट सर ने लिया होगा। तो ये जो अभी इंटीग्रेशन हो रहा है ना, इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट का हो रहा है जिसका एरिया डीएस है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आएगा, जो कि हो जाएगा सर 4 पाई रेडियस है स्मॉल आर स्क्वायर, और क्यू इनकी जगह पर ये आ जाएगा सर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ले भाई 4 पाई से 4 पाई गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो तुमने फॉर्मूला कहीं पर देखा भी नहीं होगा इस तरह से, और ये क्वेश्चन इसी साल आया जेईई मेंस में, मैं एडवांस के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रही है, और ये ऑप्शन ही गलत दे रखा था। देखो जरा ऑप्शन में दे रखा है ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ऊपर कैपिटल आर स्क्वायर दे ही नहीं था, ये क्वेश्चन गड़बड़ था। लेकिन इसको बोनस में नहीं काउंट करा गया क्योंकि बाकी तो 3 सही थे, और पहले ही देख के तुम आंसर बता सकते थे। तो तुम ये नहीं कह सकते कि भाई ऑप्शन गलत है तो सर हमने इस चक्कर में क्वेश्चन छोड़ दिया। फिलहाल तो ये हमारा थर्ड वाला फोर्थ से मैच हो रहा है। और अगर दो हमारी ऑपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट शीट है, दो अगर हमारी ऑपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट शीट है, मतलब एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस का सिग्मा और एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस का सिग्मा, अब बीच में अगर तुमसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इसकी वजह से अवे और इसकी वजह से इसके टूवर्ड्स, तो ये ई प्लस ई 2ई हो जाएगा। तो 2ई या फिर वो बोलूं 2 इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और दो शीट अगर ऑपोजिटली चार्ज हो, जैसे कि कैपेसिटर में होता है, अगले चैप्टर में पढ़ोगे, तो वहां पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से मैच हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है। ले भाई 3 2 4 1 3 2 4 1। इतनी देर में मैं तुमको 3 क्वेश्चन और करा सकता था। मैं अगर टाइम लगा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि वो बच्चे पढ़ें जो सीरियस हैं और जिनको मेरे और अपने टाइम की कदर हो। ध्यान से देखिए, चले भाई सीरियस पढ़ाई करेंगे, ना कोई नौटंकी, ना इधर उधर की फालतू बातें, है ना। स्टैंड अप कॉमेडी कौन सा देख रहे हो भाई? जब एंटरटेनमेंट करना हो तो देखना हर्ष गुजराल को, है देखना रवि गुप्ता को, कि मैं आज की चिंता नहीं करता मेरी, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मुझे टेंशन है कल की, इतनी सेविंग्स है मेरे पास। चलो अब ये क्वेश्चन आया, ये भी उसी साल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो, तुमको भी अच्छा लगेगा। पता है क्या हुआ, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, और इस चार्ज पार्टिकल का मास m है, और इसके ऊपर चार्ज q है। यार जब चार्ज पार्टिकल सर आप कह रहे हो तो ऑब्वियसली चार्ज q होगा सर। और यहां पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द एक्स एक्सिस, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी क्यू आगे की तरफ, और ये आगे भागेगा, भागे जाओ भागे जाओ भागे जाओ। लेकिन तुमने क्या करा, तुमने अब इस बसंती को बांध रखा है एक वायर से, जो कि ओ वाले पॉइंट से बंधी हुई है। अब बसंती आगे भागना चाह रही है, बसंती मतलब चार्ज पार्टिकल, जब वो आगे भागना चाह रही है और तुमने जब उसको इस वायर से जिसकी लेंथ एल है उससे बांध रखा है,
तो वो आगे नहीं भाग पाएगी, वो घूमी घूमी कर जाएगी, वो कुछ ऐसे जाके यहां पर क्रॉस करेगी। नहीं समझे तुम? ऐसे समझाता हूं मैं तुमको, जैसे कि अगर मैं बोलूं यहां पर अगर ये एक ऑब्जेक्ट, यहां पर अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाता हूं और मैंने यहां से पकड़ रखा है, तो मैं फोर्स आगे की तरफ लगा रहा हूं, घूम तो नीचे की तरफ रहा है, घूम तो नीचे की तरफ रहा है। तो वही वाली कहानी हो रही है कि भागना आगे की तरफ जा रही है लेकिन घूम रही है इधर। तो ये बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, जब ये इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ना ये चार्ज पार्टिकल, जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ना ये चार्ज पार्टिकल, भाई बताओ वेलोसिटी क्या होगी? तोते उड़ जाए आम से आम बच्चे के कि क्या ही क्वेश्चन आ गए। लेकिन अगर यहां पर मैं बहुत आसान तरीके से कराऊं तो 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पता है कैसे? देखो यहां पर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ था और यहां पर इसके ऊपर लग रही है फोर्स, और यहां पर चार्ज पार्टिकल चल रहा है। अब मैं अगर इस जर्नी को फॉलो करूं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे दिमाग में ये बात समझ में आती है कि क्या मैं यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं, और वो लगाने के लिए मुझे वर्क डन चाहिए होगा, काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी। तो उसके लिए थोड़ी सी अगर हम कलाकारी दिखाएं तो ये दिखा सकते हैं कि यार अगर ये पूरा एल है, ये एंगल 60 दे रखा है, तो ऐसे देखने के लिए तो देने रखा होगा। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब सर आपको कैसे पता परपेंडिकुलर ड्रॉ? सर आपको तो पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, आपने सॉल्यूशन देख के आए होगे सर, हमें तो एग्जाम हॉल में नहीं पता होगा। मेरे भाई यही तो वो तुमसे चेक करवाना चाह रहे हैं कि तुम अपने दिमाग कितना लगा पा रहे हो। प्रॉब्लम का हल ही अगर तुमको दे दिया जाएगा तो फिर तुमसे हल मांग के क्या फायदा? तुम्हें यही तो सिखाना है कि प्रॉब्लम का हल तुम निकालना सीखो। तो ये अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये अगर 60 है तो एक कंपोनेंट करके ये आएगा इतना हिस्सा L cos 60। बोलो, अरे बोलो, अगर ये L है तो ये इतनी लेंथ है ना, अगर ये O है, इसको मैं, वो A था, ये B है और ये पॉइंट C है, तो ये O भी बच्चों क्या आया L cos 60 और cos 60, L cos 60 और cos 60 होता है 1/2, मतलब O भी आ रहा है L/2। अब यार ये वायर की लेंथ कौन सा बढ़ गई? मतलब OCL ही तो है। जब ये वायर ऐसे करके ऐसा आया तो OCL है, जिसमें से ये L/2 है, तो ये BC L/2 हो गया। मतलब कहने वाली बात ये है कि भैया फोर्स लगी एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में चला कितना L/2, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी चला भी उसी डायरेक्शन में। नहीं सर ये तो घूम रहा है, भैया मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। अगर फोर्स एक्स एक्सिस में लगी तो चला एक्स एक्सिस में L/2, वर्क डन आ गया। और इस वर्क डन की वजह से ये तो काइनेटिक एनर्जी आई। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो यार, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जाओ आजाद हो गए तुम। वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये तो पढ़ा होगा ना 11th क्लास में। क्या करा फिर? यहां से अगर मैं वर्क डन बोलूं तो फोर्स इज QE। अच्छा सर फोर्स इज QE और डिस्प्लेसमेंट इज L/2। ये किसके बराबर? सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो यहां पर है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी भाई स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का मतलब नहीं है, चाहे नीचे हो, आगे हो, ऊपर हो, कहीं पर भी हो। इनिशियल यहां पर रुका हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी 0। ले भाई, तो ये QE L/2 हो गया। 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। हाफ mv², 2 से 2 गया, v कितना आ रहा है सर? QE L/m का अंडर रूट, QE L/m का अंडर रूट। ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। आई बात समझ में? तो यार वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, तुम लोग तो सही जवाब दे रहे हो। अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है देख करके बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई को लेके। यार ऐसे ही बच्चे चाहिए, ऐसे ही बच्चों को पढ़ा के दिल खुश होता है मेरा, ईमानदारी से। ऐसे बच्चों के लिए मैं 12-12 घंटे भी पढ़ा देता हूँ। चलो अच्छा लग रहा है, देखते जाओ। अब अगला क्वेश्चन आता है भाई पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जितने भी अब तक 4 क्वेश्चन कराए, 4 क्वेश्चन में कम से कम 10 फॉर्मूले बता चुका हूं मैं तुमको, 10 कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं मैं 4 क्वेश्चन में। तुम सोच के देखो 30 क्वेश्चन में मैं तुमको क्या करा दूंगा। फिलहाल अब इसको देखो, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। क्या बोला गया कि एक स्क्वायर है। सर वो तो हमको भी दिख रहा है। अरे देखो तो फिर, अगर दिख रहा है तो और ध्यान से देखो। यहां पर कॉर्नर पर चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं और सबका चार्ज Q0 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 है और सब प्लस के, टेंशन फ्री रहो। और इस स्क्वायर की साइड A है। बाद में आपने क्या करा, इन सारे चार्ज पार्टिकल को कॉर्नर से उठा के ये यहां पर सेंटर पे लाके रख दिया, साइड के सेंटर पे लाके रख दिया Q0 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 चारों चार्ज पार्टिकल को। तो इस वाले केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है और इस वाले केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है उसका डिफरेंस पूछ रहे हैं। क्या हम कर सकते हैं? हाँ मजदूरी है, कोई बात नहीं, कई बार मजदूरी भी तो करनी पड़ती है? राजा की तरह अगर राज करना है तो पहले मजदूरों की तरह मेहनत करना सीखो। तो आओ पहले मजदूरी करते हैं। तो यहां पर अगर A B C D
का मैं निकालूं पोटेंशियल एनर्जी, तो सर चार्ज पार्टिकल 4 हैं, तो यहां पर बनेगी वही मैंने एक फॉर्मूला बताया था n इंटू एन माइनस 1/2। तो 6 टर्म्स आएंगे अगर यहां पर n की वैल्यू 4 रखोगे तो, मतलब 6 टर्म्स को ऐड करना है। देखो यार अब यहां पर आंसर दिख जाता है यार, इन्होंने हमें ब्लैंक पेजेस नहीं दिए। चलो रुको मैं दिखाता हूं तुमको। यहां पर अगर ये एक स्क्वायर है, यहां पर मैंने रखे चार्ज पार्टिकल Q Q Q और Q, और यहां पर अगर ये साइड है A, ये भी साइड है A, तो भाई साहब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने चलूं तो पहले ही बता दूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R होता है, ये लिख लिया होगा आपने। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी सर K Q स्क्वायर बाय A हो जाएगा। अब सर ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, तो भाई हो गए टोटल 4। ध्यान से सुनना भाई, ये मत कहना कि सर दोबारा बताओ, एक ही बार में समझने की कोशिश करो, अपना और मेरा दोनों का टाइम बचाओ, है ना। अब ये अगर 4 हो गए तो K Q स्क्वायर बाय A हो गया, ठीक है सर, है ना। और अगर लगे कि कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, वैसे शर्माना मत, कभी बोला यार सर ने तो मना कर दिया था कि भैया दोबारा नहीं बताऊंगा। अच्छा अब ये वाले अगर मैं पेयर की बात करूं जो डायगोनल वाला है, तो यहां पर ये A है और ये A है, तो ये हो जाएगा √2A। तो इसकी वजह से सर आएगी K Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस हो गया √2A, और सर इस डायगोनल की वजह से भी वही आएगा, है ना, तो डबल कर दो। ठीक है सर डबल कर दिया, आपकी बात मान लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखो तो K Q स्क्वायर बाय A हमने उठाया कॉमन, तो यहां पर 4 और ये 2 बाय √2 डेट इज √2 ऊपर आ गया। ये पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन की आ रही है पोटेंशियल एनर्जी। सेम यही कहानी इधर कर लेनी है, बस यहां पर कॉर्नर पे नहीं है, बीच में है। ओहो हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। सर एक पेयर हमको ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, वो तो मुझको भी दिख रहा है, भाई डिस्टेंस बताओ। बता दूंगा सर जी ये आधा है तो A/2 होगा, और ये भी आधा है, आधा तेरा इश्क आधा मेरा, तो ये A/2 और ये A/2। अब ये इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो A/2 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर, दिमाग में करें चलो, A स्क्वायर बाय 4 प्लस A स्क्वायर बाय 4, तो वो हो जाएगा A स्क्वायर बाय 2, A स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट, A स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट होता है A/√2। अरे इतना दिमाग में हम कर पा रहे हो, या स्फेरिकल शेल है, सॉलिड स्फीयर है ना, तो भैया लगाओ इतना दिमाग में। तो अगर ऐसा है तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी जब लिखी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये K Q स्क्वायर बाय यहां से यहां तक की दूरी इज A/√2। ऐसे सर इसकी आएगी, ऐसी इसकी आएगी, ऐसी इसकी आ गई, बन गई काजू कतली। तो 4 पेयर तो ये हो गए, 4 से मल्टीप्लाई कराया। लेकिन सर ये ऑपोजिट वाला ऐसे भी तो पेयर बन सकता है, बना दो। तो ये K Q स्क्वायर बाय यहां से यहां तक के डिस्टेंस A, और ऐसे भी बन सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो यहां से अगर हमने देखा तो ये K Q स्क्वायर बाय A मैंने लिया कॉमन, तो ये 4√2 प्लस 2 आ रहा है। अब कर दो दोनों का डिफरेंस, तो अगर मैं U2 माइनस U1 निकालूं तो K Q स्क्वायर बाय A देखो मैंने लिया कॉमन, अगर ये कॉमन ले लिया सर जी ने तो ये 4√2 प्लस 2 माइनस का 4 माइनस का √2। अच्छा जी, तो ये K Q स्क्वायर बाय A ये हो जाएगा 4√2 में से √2 गया तो 3√2 माइनस का 2 आंसर आ चुका है। ध्यान से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, लिख रहे हो तो लिख लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो ये आंसर आ चुका है K Q स्क्वायर बाय 3√2 माइनस 2, K Q स्क्वायर बाय 3√2 माइनस 2, ऑप्शन डी से मैच हो गया। सही जा रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी। चले चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 पॉइंट चार्ज है हमारा, माइनस का 4 माइक्रोकूलम और प्लस का 4 माइक्रोकूलम, है ना, और ये इस कोऑर्डिनेट पर रखे हुए हैं। मतलब कुछ इस तरह कि यहां पर हमको ये दे रखा है माइनस का 9,0,0 कोऑर्डिनेट, और यहां पर ये प्लस का 9,0,0 कोऑर्डिनेट, और माइनस के 9 पे रखा हुआ है माइनस का 4 माइक्रोकूलम, प्लस के 9 पे रखा हुआ है प्लस का 4 माइक्रोकूलम। और अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतने पे रखे हुए हैं। कितना वर्क डन लगेगा अगर आप इस डायपोल को रोटेट करते हैं थ्रू 180 डिग्री, तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल का फॉर्मूला सुनो पहले। तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल का फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस का cos θ2, है ना। अब अगर आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से रोटेट करा, मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि इनिशियली θ1 एंगल 0 हो गया और θ2 हमारा 180 डिग्री हो गया।
अब उससे पहले मुझे डायपोल मोमेंट चाहिए होगा, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, तो चार्ज है 4 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस कितना हो गया 9 ये और 9 ये, तो 18 और ये 18 सेंटीमीटर में बच्चों, ये लिखने से रह गया सेंटीमीटर था, तो ये 18 इंटू 10 की पावर -2 और आ गया। मतलब ये कितना हो गया, ये आई थिंक 72 इंटू 10 की पावर -8। अब यहां पर आप रख दो, तो ये 72 इंटू 10 की पावर -8 और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 की पावर 4 और cos θ1 मतलब cos 01 माइनस cos 180, cos 180 हमारा हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ रहा है 2 इंटू 72, मतलब ये बनेगा 14.4 मिली जूल। ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, अब आप जरा देखते जाओ फटाफट। अगर डायपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के थोड़ा सा रोटेट करा, तो वर्क डन का फॉर्मूला P cos θ1 माइनस cos θ2 होता है, θ1 इनिशियल एंगल, θ2 फाइनल एंगल। देखते जाना, ठीक है। अब देखो मोटिव तो मेरा ये होता है कि मैं सोच के आता हूँ कि यार बस मैं पढ़ा दूं, हिंट दे दूं, क्वेश्चन बच्चे खुद सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहा हूं ताकि थोड़े से जो बच्चे देर में समझ पाते हैं उनको भी आसानी से समझ में आ पाए। ये 2025 का वो क्वेश्चन है जो भाई बहुत ही कम बच्चे सॉल्व कर पाए। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कम बच्चे सॉल्व कर पाए। मतलब ऐसी कहानी हो गई कि अगर एडवांस का क्वेश्चन जेईई के बच्चों को उठा के दे दिया जाए तो कुछ ही 10% 15% बच्चे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। मतलब ये वो वाली कहानी हो गई कि 15 लाख बच्चों में से शायद 1.5 लाख बच्चे सॉल्व कर पाए उस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इसकी क्वेश्चन टफ नहीं है, कैलकुलेशन लंबी है, बहुत ही ज्यादा लंबी है, बच्चा घबरा जाएगा इसको करते हुए। तो मैं भी तुमको कैलकुलेशन करनी कैसे वहां तक मैं लेकर तुमको समझा के इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करने में भाई 10 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझो क्या दे रखा है यहां पर भाई, दो डायपोल हैं, एक डायपोल 1 और एक डायपोल 2, है ना। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है और क्वेश्चन टफ नहीं है। प्लस क्यू और माइनस क्यू, देखो ये प्लस क्यू है और यहां पर ये माइनस क्यू है और इनके बीच का डिस्टेंस इज 2 है मान लिया हमने, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर 2 है मतलब ये सेंटर में अगर मैं बोलूं तो ये भी ए है और ये भी ए है, और यहां पर इसकी एक एक्सियल पोजीशन पर जो कि यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, है ना। अब ऐसे अगर मैं यहां पर नीचे आऊं तो यहां पर भी एक डायपोल है और यहां पर चार्ज इज प्लस क्यू और यहां पर चार्ज इज माइनस का क्यू, और ये भी डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस हमारा वही आर है। हमसे बोला ये जा रहा है कि पी पॉइंट को पर अगर आपने कैपिटल क्यू चार्ज लाके रख दिया तो उसको पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाना चाहिए, या फिर मैं बोलूं पी पॉइंट को पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जानी चाहिए। दोनों का मतलब सेम ही है, यही हमसे वो कह रहे हैं। तो ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको निकालनी है। पहले तो जरा समझो कि अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं, माइनस क्यू से प्लस क्यू डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी और एक्सियल पोजीशन पर हमारा जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट आता था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। कोएक्सियल पोजीशन पर जिस डायरेक्शन में हमारा डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती थी। हो सकता है आप ये दिमाग लगाओ कि आप बोलोगे सर इसकी वजह से एक्सियल पोजीशन इधर और कोएक्सियल पोजीशन इधर आ जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसे कर भी लोगे ना तो आंसर नहीं मिलेगा। सॉरी टू से, ये मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूं। यहां पर अगर आप दोनों को बराबर कर दोगे तो सब कुछ कट आ जाएगा, आंसर ए और आर के बीच में रिलेशन नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन के जो फॉर्मूले ड्राइव हम करते हैं उस तरह से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब देखो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। एक्स होता है चार्ज और पॉइंट के बीच की दूरी। अब अगर मैं इस क्यू की वजह से देखूं, इस प्लस क्यू की वजह से देखूं, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अवे कुछ इस तरह आएगी। बस ये मैं तुमको दिखा रहा हूं मुद्दे की बात। तो ये आ जाएगा सर के क्यू बाय, अब यहां से यहां तक की दूरी, तो ये सर आर है और ये ए आप निकाल दो तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसे करना है सर। और यहां पर अब नेगेटिव की वजह से इसकी तरफ जाएगी, वो कितना होगा सर, वो के क्यू बाय, अब ये आर और प्लस ए तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लेकिन सर हम कर तो वो ही रहे, नहीं अभी वो नहीं कर रहे। देखो जरा, इतना हो गया। अब अगर मैं इस प्लस क्यू की वजह से बात करता हूं, इस प्लस क्यू की वजह से अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी अवे कुछ इस तरह, और अब ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूस। तो अब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है सर के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
का अंडर रूट का स्क्वायर कर रहा तो अंडर रूट हट गया, और अब नेगेटिव की वजह से इसके पास आएगी, मतलब वो इधर कुछ ऐसे जाएगी, तो वो हो जाएगा सर के क्यू बाय सेम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा हो गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब अगर ऐसा है तो मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट अगर करता हूं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर साइन थीटा ऊपर और वही साइन थीटा नीचे आएगा, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कैंसिल आउट करने हैं। दैट मींस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ आ रहा है के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू उधर वाले सारे कंपोनेंट। तो एक तो है वो के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और देखो एक इधर जा रहा है। अब अगर ये ई है तो इस डायरेक्शन में वो ई cos थीटा माना जाएगा, मतलब ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का cos थीटा। सेम इसका भी cos थीटा तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया। ये इक्वेशन बनानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे सिर्फ अब मैथ्स है। देखो पहले थोड़ी सी हिंट और दूं अगर मैं, तो के क्यू को आप कॉमन लेके उड़ा दोगे, इसी फिगर से आपको cos थीटा भी मिल जाएगा। देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो आप cos थीटा निकाल सकते हो, जो आएगा a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो अब यहाँ पर सारी वैल्यू जब पुट कर आके फिर हमारा जो रिलेशन आती है वो आती है कि a बाय आर का रेशियो अप्रोक्स 3 के बराबर आता है। यहां से सॉल्व कर आके सारी बातें मैंने आपको बता दी, ये अप्रोक्स 3 के बराबर आता है, तो ये आंसर था। ये आगे मैथमेटिकली तुमको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन मैंने देखो ऑलरेडी डाल रखा है इसके अंदर, वही सारी कहानी, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है? इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेना, सॉल्यूशन काफी लेंथी है मतलब। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या आप? आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग। हाँ बोलो भाई, बोलो क्या कहना चाहते हो। देखो भाई अब आगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। अब एक शॉर्ट डायपोल है जो कि हमने रखा हुआ है ओरिजिन पर, मतलब यहाँ एक ओरिजिन पर एक शॉर्ट डायपोल रखा हुआ है। यहाँ पर मान लो माइनस का क्यू चार्ज और यहाँ पर आप मान लो प्लस का क्यू चार्ज, मतलब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने पीछे करा, लेकिन ये उसका बच्चों वाला वर्जन है, मतलब इजी वर्जन है। ये माइनस क्यू से प्लस क्यू तो डायपोल मोमेंट ऑफ डायरेक्शन में हो गया। अब यहाँ पर बोला गया कि इसी के एक्सियल पोजिशन पर, इसी से आर दूरी पर, देखो दिख रहा है आर, इसी से आर दूरी पर एक पॉइंट है ए। तो उस ए पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ए पॉइंट पर देखो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको अब मैं बता देता हूं, वो होता है 2kp बाय आर क्यूब। तो 2kp बाय आर क्यूब को हमारे इस क्वेश्चन में ई नॉट बोल रखा है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एट एक्सियल पोजीशन, वो होता है kp बाय आर स्क्वायर। तो वो kp बाय आर स्क्वायर को क्वेश्चन में हमको वी नॉट दे रखा है, मतलब ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमें दे रखा है। अब आओ को एक्सियल वाले पॉइंट पर, या फिर बोलूं तो बी पॉइंट पर। अब ये बी पॉइंट इससे सेंटर से 2r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 2r के गैप पर। तो अब बी वाले पॉइंट पर हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल क्या होगा। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, अब वो मैटर नहीं करता कि कितनी दूरी पर है, याद रखना हमेशा कोएक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल 0 होता है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, एट कोएक्सियल पोजीशन पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि जितना नेगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस बराबर चार्ज ऑपोजिट, इसकी वजह से नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है एट कोएक्सियल पोजीशन, वो होता है kp बाय आर क्यूब। अब यहां पर ये r तो है नहीं, तो ये 2r का क्यूब हो जाएगा, तो ये बना हमारा kp बाय 8r क्यूब। अब अगर मैं ऊपर से देखूं तो kp बाय आर क्यूब की वैल्यू आ रही है ई नॉट बाय 2। यहां से अगर आप kp बाय आर क्यूब की वैल्यू निकालें तो ई नॉट बाय 2 आ रही है, तो kp बाय आर क्यूब की जगह पे ई नॉट बाय 2 रखा मैंने, 8 तो पहले से ही था, तो ये बन जाएगा ई नॉट बाय 16, मतलब ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। हमारा पोटेंशियल तो देख के पता चल गया कि 0 है, तो इसी से हमारे ऑप्शन ए और सी तो एलिमिनेट हो ही गए थे। लेकिन फिर उसके साथ साथ हमने कोएक्सियल पोजीशन, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर जितनी है कोएक्सियल पोजीशन पर आधी होगी अगर डिस्टेंस बराबर बराबर है। अब यहाँ पर डिस्टेंस 2 गुना कम हो गया, और यहाँ पर नीचे क्यूब आता है, तो अगर मतलब सॉरी डिस्टेंस 2 गुना बढ़ गया, तो अगर यहाँ पर क्यूब आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना कम हो जाएगी। तो 2 गुना एक्सियल से कोएक्सियल होने की वजह से कम हुई, और 8 टाइम्स डिस्टेंस डबल होने की वजह से कम हुई, तो ओवरऑल 16 टाइम्स कम हो गई। आप दिमाग में भी सॉल्व कर सकते थे वैसे तो, है ना। और कोशिश करा करो कि आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग में करो, इससे आपका दिमाग फास्ट होगा, टाइम आपका कम कंज्यूम होता है क्वेश्चंस में, और उसकी हैबिट अभी से आपको डालनी पड़ती है।
वेरी गुड, चलो शाबाश, आगे बढ़ते जाएंगे। चले ओ यार, आंसर मैंने क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो भाई, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट दे दिया। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में लेंथी क्वेश्चन है यार। 6 इंटू 10 की पावर -6 डायपोल मोमेंट दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे दी है कितनी भाई, 10 की पावर 6। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के इनिशियली पैरेलल है, अगर उसको भी ऑपोजिट कर देना है, सेम क्वेश्चन है, θ1 अगर पैरेलल है तो 0 डिग्री और θ2 आपका ऑपोजिट कर देना है मतलब 180 डिग्री। तो आपको क्या वर्क डन करना पड़ेगा? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वर्क डन का फॉर्मूला PE cos θ1 0 माइनस cos θ2 मतलब 180, तो ये 2PE आ जाएगा भैया। 2 इंटू पी की वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। देख लो भाई 12 आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा, देखते जाना। अब एक पॉजिटिव आयन है हमारा ए और एक नेगेटिव आयन है हमारा बी, दोनों का चार्ज आपको दे रखा है ना, QA भी दे रखा है और QB भी दे रखा है, मतलब दो चार्ज पार्टिकल, एक है QA और QB, दोनों की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है। दोनों का मास भी दे रखा है, MA और MB भी दे रखा है। मुझे बस इतना सा बताना है कि इन दोनों के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या रेशियो है। ये ऐसे क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं भाई साहब, है ना, इसको जरा ध्यान से देख लेना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? GM1 M2 बाय R स्क्वायर। तो अगर आपको इसका रेशियो निकालना है तो अब आ ही जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का इस टाइप से भी क्वेश्चन आ चुका है। अब अगर आप ये करोगे तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर आ रहा है सर KQ1 Q2 और नीचे आ रहा है GM1 M2। तो भाई आपके पास दोनों का मास भी है, दोनों का चार्ज भी है। K की वैल्यू हमें मालूम है 9 इंटू 10 की पावर 9, G की वैल्यू भी हमको दे रखी है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखते जाओ फटाफट, आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एसेशन, अगर आपने वर्क कुछ करा इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली, अरे यार ये वो क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, तो भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी। और जितना पोटेंशियल, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, अगर सरफेस पर पोटेंशियल KQ बाय R होता है, किसी भी स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज Q है तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल अगर KQ बाय R है, तो उसके अंदर 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 V इनसाइड भी हमारा याद रखेंगे क्या होता है? KQ बाय R ही होता है। मतलब जितना पोटेंशियल किसी भी स्फीयर के सरफेस पर होगा, अगर वो हॉलो स्फीयर है, तो अंदर भी हर पॉइंट पर उतना ही होगा, इंक्लूडिंग द सेंटर। अब अगर ऐसा है तो अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहां से उठा के यहां पर ले गया, अरे तो A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो B पॉइंट पर होगा। तो अगर ऐसा है तो वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है। तो फाइनल और इनिशियल तो बराबर है, तो वर्क डन तो 0 ही आएगा। तो सही तो करें, वर्क डन 0 आएगा, तो एसेशन सही है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अंदर स्फेरिकल शेल के हर जगह देखो कांस्टेंट भी होता है और सेम भी होता है। तो रीजन भी सही दे रहे हैं, तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ऑप्शन बी से मैच हो गया रे, हो गया। आगे आंसर और देखो। अब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ओके, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको लैम्डा दे रखा है 2 नैनो कूलम्ब पर मीटर। अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि भाई नेट फ्लक्स बताओ। अगर इसको हमने रखा है क्यूब के अंदर, देखो भाई क्यूब बनाता हूं मैं, देखो जरा ध्यान से। अगर हमने ये बना दिया भैया क्यूब, ठीक है सर, ये कूब बना दिया हमने कूब। और थोड़ी सी मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि अगर ये साइड ए होती है क्यूब की और ये भी साइड ए है, अरे यार क्यूब की सारी साइड ए तो होती है भाई, अगर ये ए है और ये भी ए है, तो भाई ये जो होगा डायगोनल, फेस डायगोनल वर्ड पर ध्यान दो जिस पर मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, फेस का डायगोनल √2 आएगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर मैं इसके अंदर बॉडी डायगोनल बना दूं, अच्छा सर ऐसा कुछ लग ही रहा था आप कुछ ऐसी हरकत करेंगे। बॉडी डायगोनल का मतलब कुछ इस तरह, किस तरह, कहां से कहां बनाऊं, ऐसा बना देता हूं, कुछ इस तरह तेरी पलकें। देखो बॉडी डायगोनल समझते हो, क्यूब के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर, जो मतलब आपके रूम के अंदर एक कॉर्नर ऊपर वाला और एक कॉर्नर इधर नीचे वाला है ना, बिल्कुल ऑपोजिट वाले कॉर्नर। तो ये अगर √2 है और ये तो ए ही होगा, तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम ये आएगा √3a। पहले ये समझो, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम ये आएगा √3a। तो हमसे ये बोला गया कि आपने एक वायर लाया क्यूब के अंदर लाके लगाया और वो लगाया है ऑन द बॉडी डायगोनल, है ना, जहां पर ये बिल्कुल
जो दो कॉर्नर है वो मैक्सिमम दूरी पर है, जो दो कॉर्नर है वो क्या है, मैक्सिमम दूरी पर है, मतलब बॉडी डायगोनल ही है। तो कितना उसके अंदर फ्लक्स आ रहा होगा, फ्लक्स छोड़ो अभी, फ्लक्स छोड़ो अभी, पहले तो पता करो कि चार्ज कितना आ रहा है। तो हमें ये बात मालूम है कि लैम्डा का फॉर्मूला Q बाय एल होता है, तो Q का फॉर्मूला लैम्डा एल हो गया, तो Q का फॉर्मूला लैम्डा कितना है सर, 2 नैनो कूलम, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, और लेंथ कितनी सर, √3a, और a कितना भैया, a इज √3 सेंटीमीटर, तो वो √3 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 कूलम्ब। तो इतना चार्ज आ रहा है क्यूब के अंदर। अब कहानी खत्म, हमसे पूछा है फ्लक्स बताओ, सर फ्लक्स का फॉर्मूला अंदर चार्ज 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे यही होता है ना फ्लक्स का फॉर्मूला, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो मैं रख दूं, लेकिन आंसर आ रहा है पाई के टर्म्स में। अब ये भी एक दिक्कत है, तो यहां पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर 9 इंटू 10 की पावर 9 है, तो यहां से 1/एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया। तो यहां से अगर मुझे रखना ही है, अगर रखना ही है तरीके से, तो आप देखो तो ये बनेगा Q की जगह पर 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, और 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पर मतलब मल्टीप्लाई में आएगा 4 पाई 9 इंटू 10 की पावर 9। अब तो भैया सॉल्व हो जाएगा, 6 4 24, 24 इंटू 9, और 10 की पावर भी एडजस्ट हो रही है, यू विल गेट द आंसर। देख लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी आ रहा है, 2.16 पाई आ रहा है, 2.16 पाई दिख नहीं रहा होगा, देख लेना, ऑप्शन डी आ रहा है एग्जैक्टली। देखो वही बात है मैंने तुमको बताई है, ये सॉल्यूशन है, आप इसको देख लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, पढ़ो फटाफट। वेरी गुड यार, स्पार्की ने सही जवाब दिया, शाबाश। चलो चलो बढ़िया बढ़िया। अब इसमें क्या है, द आउटर बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट भाई एरोप्लेन की अगर हम बात करें, तो एयरक्राफ्ट की जो आउटर बॉडी होती है बच्चों, वो कंडक्टर मटेरियल की बनाई जाती है ना, मेटल की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, अरे आपने कभी ये सोचा कि जब एरोप्लेन उड़ रहा होता है और जब टर्बुलेंस होती है या किसी तूफान वाले एरिया से जब वो गुजर रहा होता है, तो वहां पर एरोप्लेन के ऊपर तो बिजली भी गिर सकती है। जब जमीन पर ही बिजली गिर जाती है जब तूफान आता है, तो एरोप्लेन पर तो और ज्यादा गिरने के चांस है। जहां पर थंडर और लाइटनिंग हो रही है उसी के अंदर से अगर एरोप्लेन गुजर रहा है, तो एरोप्लेन के ऊपर बिजली नहीं गिरेगी। तुम खुद सोच के देखो, आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा आपके घर के आसपास अगर कई बार बिजली गिरी हो, तो जैसे हमारे घर के आसपास कई बार ऐसा हुआ है कि बिजली गिरी है, तो ये होता है कि घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है सबके सब फूक जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, लेकिन अगर घर के ऊपर बिजली गिरी, हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज बर्बाद हो जाती है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज। तो एरोप्लेन को ऊपर अगर गिरा, तो एरोप्लेन तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक है भाई, वो क्यों बंद नहीं होता। अगर ऐसा हुआ करे तो एरोप्लेन क्रैश हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके पीछे का रीजन भी है जो मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं तुमको, कि मेटल कोई भी अगर हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, भले ही वो सॉलिड भी क्यों ना हो, सारा का सारा चार्ज कहां पर होता है, उसके सारे का सारा चार्ज उसके सरफेस पर होता है। इस चीज का ध्यान रखा गया, ये नहीं कि एरोप्लेन में बस पंखे लगाए और उड़ा दिया। पहले ये भी सोचा गया होगा कि भाई मेटल का बनाओ ताकि अंदर चार्ज जा ही ना पाए, इसी वजह से तो झटके नहीं लगते, वरना तो अंदर बैठे हुए लोगों को करंट के झटके लग जाए, समझे। तो क्या रीजन है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं क्योंकि चार्ज नहीं होता। असर्शन सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तुमको लग रहा है बेवजह हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल हर एक चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। तो बोथ असर्शन और रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन सी से मैच हो रहा है मेरे हिसाब से, देख लेते हैं, बिल्कुल सही। ये सारी बातें ज्ञान की आपको जो मैंने समझाई है लिखी हुई है, पढ़ते रहना। ये देखो भाई, अब ये दो चार्ज है Q1 और Q2, ए और बी पर रखे हुए, और तीसरा चार्ज Q3 है। ए और सी के बीच में 40 सेंटीमीटर की दूरी, ए और बी के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी। अब हुआ ये कि आपने Q3 को ऐसे घुमाते हुए एक सर्कुलर आर्क में डी पर लिया है, मतलब ए और डी के बीच की डिस्टेंस भी 40 है, ए और डी के बीच में, वो ये ऐसे घुमा के आप ऐसे लिया है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि जब आप सी पर Q3 रखा हुआ था और फिर बाद में आपने डी पे लाकर रखा, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकलवाओ। तो पहले वाले केस में अगर मैं देखूं, तो पहले वाले केस में मैं देखो वर्क डन का फॉर्मूला या फिर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो अगर मैं सी वाले केस पर पोटेंशियल निकालना चाहूं, तो सी वाले पर जो पोटेंशियल आएगा वो ए और बी की वजह से आएगा। तो ए की वजह से आने वाला पोटेंशियल
सर KQ1/R1। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस इज 0.4। अरे यार पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है ना, लो जी बता दिया। और साथ में अब बी की वजह से अगर सी पे निकालूं तो ये 30, ये 40, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये आएगा सर KQ2/0.5। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं डी पॉइंट का निकालूं, अब डी पॉइंट का पोटेंशियल ए की वजह से, तो ए की वजह से आएगा सर ये KQ1/0.4 प्लस KQ2 बी से डी। अरे यार ए से डी की दूरी है 40, ए से बी की दूरी 30, तो बी और डी के बीच का गैप 10 का नहीं हो गया? अगर ये 10 का हो गया तो ये 0.1। अरे 0.1 में क्यों लिख रहे हो? अरे सर सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, सेंटीमीटर में दे रखा है ना सारा डिस्टेंस, तो मीटर में करके लिख रहे हैं, तो ये 0.1 हो गया। अब अगर डिफरेंस निकालना है तो कहानी खत्म। तो वर्क डन का फॉर्मूला लेकर किसको गए हो? Q3 को, तो Q3 इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब VD माइनस VC। तो Q3 बाहर, VD में से VC गया, तो ये तो कट गया, और अगर ये कट गया तो ये KQ2, या फिर मैं बोलूं पॉइंट उड़ा दिया, तो ये 10 KQ2 माइनस का ये हो जाएगा 2KQ2। तो ये बनेगा हमारा, और ये बार Q3 था भाई, तो ये बनेगा 8KQ2 Q3 बस। और K की वैल्यू अगर रखनी है तो 1/4πε0। तो ये बन रहा है 8Q2 Q3/4πε0। तो यहां से अगर आप देखो तो Q3/4πε0 तो है, तो K की जगह पर, ये कोई कांस्टेंट की जगह पर हमारा 8Q2 आ रहा है, डेट इज ऑप्शन डी से वो मैच हो रहा है। ये हमको निकालना था। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई, लगभग आधे क्वेश्चन हमारे होने वाले। ये कॉमन सेंस से करने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारों, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल सॉल्व करने जाओगे तो भैया बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। पहली चीज जो मैं बोल रहा हूं सुनो, यहां पर एक शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर एक शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर एक स्फीयर रखा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। हमें ये बात इतनी सी अगर मालूम है ना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, शीट की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आएगी, इसकी वजह से भी अवे आएगी। तो अगर ई आई और ई आई तो ई 2E हो गया, और इसकी वजह से अगर मैं मान लूं तो E1 आई तो वो भी अवे आएगी। तो अगर मैं देखूं तो ये 2E प्लस E1 इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। अच्छा, अब अगर मैं डी की बात करूं तो यार डी वाले केस में भी तो वही होगा, ऐसा तुमको लगता है, ऐसा नहीं है। जरा समझो, इस पॉजिटिव की वजह से ई आई, सर इस पॉजिटिव शीट की वजह से ई आई, लेकिन अब इस स्फीयर की वजह से यहां पर E1 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सी वाला पॉइंट इस स्फीयर से दूर था, तो ये E1 कम होगा, और ये वाला अब डी वाला पॉइंट इस स्फीयर के पास है, तो यहां पर इस स्फीयर की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। मतलब यहां पर अगर मैं E1 डैश बोलूं तो E1 डैश E1 से ज्यादा होगा। तो कॉमन सेंस से मुझे इतनी बात समझ में आई, क्या सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बराबर है? बराबर तो नहीं है। अगर नहीं है, अगर EC और ED बराबर नहीं है, अगर EC और ED बराबर नहीं है, तो B तो नहीं हो सकता, D तो नहीं हो सकता। इतनी सी कॉमन सी बात से दो हमने उड़ा दी ऑप्शंस, दो ऑप्शंस उड़ा दिए हमने। अभी और देखो, अब अगर मैं B और A की बात करता हूं, देखो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और इस शीट की वजह से इधर आएगी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। इनफाइनाइटली चार्ज शीट है, बी इसके ज्यादा पास है या दूर है वो मैटर नहीं करता। मतलब शीट की वजह से बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट है ना, और शीट की वजह से ए पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब बी और ए पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी स्फीयर की वजह से। अब स्फीयर ए के पास है तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी, और बी दूर है तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी। तो EC ED के बराबर नहीं है, और EA EB से बड़ा है, तो ऑप्शन सी से मैच होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ऑप्शन सी से मैच हो रहा है बच्चों। वेरी गुड यार, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग, सही जा रहे हैं। बस ऐसे लगे रहो, मेहनत करते रहो, है ना। चलो भैया 15 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम ले लिया अभी हमने ऑलमोस्ट, है ना, 54 मिनट्स ले लिए। ओके, अब आगे की कहानी देखो, आगे की कहानी देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 पर आता है। अभी ये 16 क्वेश्चन ये भी इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है।
मतलब देख रहे हो तुम, 16 क्वेश्चन तो मैंने तुमको यार 2025 के ही करा दिए, लेकिन ये वो सारे क्वेश्चन नहीं कि मैं सारे उठा के ले आया, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट 2025 में 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उनमें से मैंने सारे क्वेश्चन छाटे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि रिपीट हो रहे हैं। मतलब अभी मैं आपको 2024 के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो 2024 से भी मैंने वो निकाले जो यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आप कर रहे हो, ये है इस सेशन की खासियत। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है इज 120 वोल्ट। समझे, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जिसकी रेडियस अगर आर है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर ही होता है, तो वो हमको दे रखा है 120 वोल्ट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब अंदर हो आप 5 सेंटीमीटर पे, अरे भाई अगर 5 सेंटीमीटर पे तुमसे पूछ रहे हैं, वो यहां पर अगर पूछ रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर, तो अंदर हो ना, और अभी तो पढ़ाया था कि अंदर का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू बाहर सरफेस का पोटेंशियल, तो जो अंदर आएगा वो ही 5 सेंटीमीटर पे आएगा। फिर और कहां पे पूछ रहे हैं, एक बार पूछा सेंटर पे, अब सेंटर पर, अरे जो यहां पर 5 सेंटीमीटर पे वही सेंटर पे भी आएगा, तो सेंटर पर भी पोटेंशियल क्या होगा 120 वोल्ट। तो पहला भी 120, दूसरा भी 120, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूं तो उस तरीके से सुन लो। अब आउटसाइड का अगर आपसे आउटसाइड पूछ ले, मतलब यहां से कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इस केस में फॉर्मूला लगेगा भाई के क्यू बाय स्मॉल आर, या फिर मैं बोलूं के क्यू बाय 15। अब यहां से अगर आप देखो तो के क्यू की वैल्यू आ रही है 120 आर, 120 आर बाय 15, या मैं बोलूं 120 बाय 15 इंटू आर, आर हो गए रेडियस डेट इज 10, डेट इज 10। सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं ना, 120 आर, ठीक है। तो अगर ऐसा है भैया 5 का टेबल पढ़ दो, तो 5 3 जा 5 2 जा एंड 3 4 जा 12 और 0, तो ये बैठ रहा है बच्चों 80 वोल्ट, बिल्कुल सही आ रहा है, 80 से मैच हो रहा है। देखिए इसको जरा बढ़िया से, ऑप्शन बी आ रहा है ना, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, स्पार्की, हर्ष, श्रुति, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलते हैं, चलते जाएंगे ऐसे ही। अब देखो 2024 के मैंने काम काम के सारे क्वेश्चन उठाए। अब यहां पर ये यार, ये तुम लोग देख के बताओ, ये अगर +5 क्यू का चार्ज है, ये क्यू का चार्ज है, ये 2 क्यू का चार्ज है जो अंदर है ना, बाहर -4 क्यू भी है और बाहर प्लस का 3 क्यू भी है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स आ रहा है, इस सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स आ रहा है, बता पाओगे? ठीक है, ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा था, मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना आता है, क्योंकि अभी मैंने कई बार बता दिया कि भाई फ्लक्स का फॉर्मूला सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं इसका आंसर। नहीं बता पा रहे? तुमसे दिल लगाने की सजा है। देखो भाई देखो, अंदर जो चार्ज है ना बच्चों, 8Q हो रहा है। अच्छा यार, मैंने तुमको थोड़ा सा गलत नहीं बता दिया, यहाँ पर साइन नहीं दिख रहा, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब तुमने बताया सही है, यहाँ पर 2Q बच्चों माइनस का है, 2Q माइनस का, Q प्लस का और 5 भी प्लस का। मैं तभी तो कहूँ यार बच्चे आंसर क्यों नहीं दे पा रहे, तुम्हारा आंसर कुछ और आ रहा होगा और ऑप्शन से मैच नहीं हो पा रहा होगा, और तुम सोच रहे हो यार जवाब देंगे तो सर जो है बेइज्जती कर देंगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मतलब तुमको बात तो समझ में आ रही है। तो अब कौन सा ऑप्शन मैच हो गया भाई सर, ये 5 + Q 6Q -2Q मतलब 4Q, तो 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन डी से मैच हो रहा है ना, सही बताया तुमने, आप अपनी जगह सही, यहाँ हमारी गलती होगी, हमको साइन नहीं दिखा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोला जा रहा है, अब ऐसे तो क्वेश्चन देख लो भाई, दो कंडक्टिंग स्फीयर, ये कई बार आ जाता है भाई चार्ज बाय कंडक्शन, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू और इसके ऊपर भी चार्ज क्यू, ये हमको दे रखा है, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर इनके बीच की डिस्टेंस आर है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो KQ² बाय R स्क्वायर, कूलम फोर्स का फॉर्मूला, कूलम फोर्स का फॉर्मूला, रिपेल कर रहे हैं कितनी फोर्स से, 60 न्यूटन की फोर्स से। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1।
अब जरा सुनना ध्यान से। अब मैंने क्या लेकर आया, एक मैं थर्ड आइडेंटिकल एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लेकर आया जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, और उसको मैंने पहले ए वाले से टच कराया फिर बी वाले से टच कराया। अब क्या होगा ये बताओ, यही तो पूछ रहे हैं। तो देखो, जब मैंने ए वाले से, मतलब जब मैंने जिसका चार्ज 0 है उसको टच कराया किससे, क्यू वाले से, तो मैंने बताया था कि जब आप टच कराते हो तो चार्ज हमारा एवरेज बन जाता है। तो ये ए वाला है और ये हमारा आर वाला है, तो ए वाले के ऊपर चार्ज एवरेज निकालने का मतलब क्या, क्यू प्लस 0। अरे भाई क्यू प्लस 0/2 ना, ऐसा करोगे तो ए वाले पर चार्ज कितना आएगा सर जी, Q/2, और आर वाले पर भी चार्ज कितना आएगा सर जी, Q/2। दोनों पर चार्ज बढ़ गया आधा आधा कॉमन। अब आर वाले को जब आपने टच करा है ना बी वाले से, तो यार बी वाले पे चार्ज क्यू था। अब जब आप इसको से टच कराओगे, अब इन दोनों का एवरेज करो, तो अब इन दोनों का एवरेज कैसे करेंगे सर, Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा ऊपर 3Q/2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3Q/4। अच्छा, मतलब इस बी वाले पर सर चार्ज अब हो जाएगा 3Q/4, और आर वाले पर भी 3Q/4 है, लेकिन अभी उसको बोलो तो अब बी वाले पर चार्ज 3Q/4 और ए वाले पर चार्ज क्या हो चुका है, Q/2। अब इनके बीच के डिस्टेंस अभी भी आर है। अब कितनी फोर्स लग रही होगी ये पूछा जा रहा है, अब कितनी फोर्स लग रही होगी। तो अब अगर दूसरे केस में मैं फोर्स निकालूं तो वो हो जाएगा सर के Q1 की जगह पर Q/2 और Q2 की जगह पर 3Q/4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/8 KQ² और KQ² 16 है, तो 3/8 इंटू 16 दैट इज 8 2 16 एंड 3 2 6। ऑप्शन बी आ रहा है, देख लो जरा, देख लो। मैं थोड़ा सा टाइम, अरे यार वेरी गुड यार, कुछ बच्चे मुझसे पहले सॉल्व कर पा रहे हैं। अब या तो मैं स्लो हूं या फिर तुम बहुत फास्ट हो चुके हो। शाबाश बच्चों यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम बच्चों के नाम याद रहेंगे मुझे, है ना, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ना। स्पार्की पढ़ने वाला बच्चा है, श्रुति सही जवाब दे रही है, हर्ष सही जवाब दे रहा है। चलो बच्चों, अब्दुल सर तुम्हारे साथ है ना। तुमको जो भी किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट हो, मोटिवेशनल सपोर्ट हो, सिलेबस वाइज सपोर्ट हो, जो तुमको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दिया करो, सेशन के मैं लेके हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। और देखो क्या बोला जा रहा है, द व्हीकल कैरिंग इन्फ्लेमेबल फ्लूइड्स, है ना। अब ये कॉमन सा क्वेश्चन है, देखो 2024 में आया। आसपास की चीजों से क्वेश्चन बना के दिए जा रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा जो ट्रक वगैरह नहीं होते, तो ट्रक वगैरह में वो नीचे को चेन लटकाई हुई होती है जो जमीन से टच करती हुई जा रही होती है। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया। जो हैवी कैरिंग वाले जो ट्रक होते हैं ना, जो सामान को लोड करके इधर से उधर लेके जाने वाले कंटेनर वाले जो ट्रक्स होते हैं, उसमें कई बार अगर ऐसा होता है तो देखा जाता है कि साइड में उनकी ना मोटी मोटी चेन्स लटकी हुई होती हैं और जो जमीन से टच हो रही होती हैं। ये क्वेश्चन पूछ लगा है कि ऐसा क्यों होता है। वही है, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है। एरोप्लेन को मेटल का क्यों बनाया जाता है, अभी पीछे देखा था ना 2025 में, सेम वही क्वेश्चन 2024 में। क्यों, कहीं ना कहीं वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई ट्रक फ्लेमेबल सब्सटेंस को लेके जा रहा है, कैसे, इनफ्लेमेबल लिखा हुआ यार, इनफ्लेमेबल तो जो जल ना सके, ये गलत नहीं हो गया, फ्लेमेबल होगा। मतलब अगर फ्लेमेबल सब्सटेंस को लेके जा रहा है जो जल सकता है, तो अगर मान लो ट्रक बहुत तेज स्पीड से चल रहा है या फिर बहुत लंबे जो रोड पे चल रहा है ना, ड्राई रोड है, तो कई बार क्या होता है कि भाई आपका जो ट्रक है ना, वो ट्रक मेटल का बना हुआ है और एयर से लगातार टकरा रहा है। तो मैंने आपको ये भी बात कराई थी कि जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज आ जाता है। तो आपके ट्रक के ऊपर चार्ज नहीं आ सकता क्या, एयर से भी आ सकता है। हाँ जी आ सकता है, अरे होता नहीं होता। अभी गर्मियों में तुम जब चलते हुए जाते हो, धूप में निकलते हो और कोई मेटल वाली चीज को जैसे छूते हो, ऐसे टच करके एकदम से करंट लगता है भाई। क्यों, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी एक चार्ज आ चुका है हवा में चलते चलते, समझे। तो ट्रक तो मेटल का, उसके ऊपर चार्ज आ गया। अब अगर चार्ज आ गया तो हो सकता है थोड़ी बहुत भी अगर स्पार्क हो जाए, तो उस स्पार्क लगने की वजह से मान लो उस ट्रक के अंदर पेट्रोल है, तो वो तो इतना बड़ा बॉम्ब बन गया भाई, फटेगा। किसको लेकर साथ में फटेगा। तो ऐसा ना हो, हम क्या करते हैं, हम मेटल या फिर जो लोहे की चेन है वो जमीन में लटका देते हैं, तो ताकि अगर ट्रक के ऊपर कोई चार्ज आए भी ना, तो वो चार्ज अर्थ के अंदर चला जाए। मतलब ये अर्थिंग का एग्जाम्पल है।
अरे प्लग के अंदर वो जो 3 पिन वाला प्लग होता है, 2 वाली जो पिन होती है उनका काम है करंट को लाना और लेके जाना, तीसरी वाली ऊपर क्या कर रही होती है, अर्थिंग, उसका वायर जमीन के अंदर जा रहा होता है। तो अर्थिंग मेन एग्जाम्पल है इसका। तो क्या बोला जा रहा है, टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज, अगर एक्सेस चार्ज आ गया ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू द ग्राउंड, और ताकि स्पार्किंग वगैरह ना हो पाए। यही में इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। चले, ये सारी कहानी यहां पर लिखी हुई, पढ़ता रहना आप। चार्ज क्यू को अगर हमने रखा है सेंटर ऑफ द स्फीयर पे, है ना, क्यूब के, देखो ये अगर ये एक इस तरह से क्यूब है, कहां पे रखा है हमने, उसके सेंटर पर नहीं, उसकी एक सरफेस के सेंटर पे यहां पर एक चार्ज क्यू रखा है। बताओ फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स निकालने की पहली ये कहानी है कि चार्ज क्लोज्ड होना चाहिए। ये तो अभी आजाद है, तो इसको बंद करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक क्यूब यहां पर और ले आऊंगा भाई, ठीक है, एक क्यूब मैं और ले आऊंगा इस तरह से। तो अब 2 क्यूब की वजह से, 2 क्यूब्स की वजह से अब आ रहा है फ्लक्स हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमसे तो एक की वजह से पूछा था, तो एक क्यूब की वजह से फ्लक्स क्या, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, 2 नीचे चला गया, ऑप्शन ए से मैच हो गया। ठीक है, देखते जाना, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। और आगे देखो, अब यही सेम कहानी, एक क्यूब 1 और एक क्यूब 2, अंदर वाला जो क्यूब है वो क्यूब C1 है और बाहर वाला जो क्यूब है C2 है। अब इन दोनों की वजह से फ्लक्स का रेशियो पूछ रहे हैं, तो पहले वाले की वजह से यार फ्लक्स कितना आएगा भाई, पहले वाले के अंदर चार्ज है सर 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे वाले के अंदर चार्ज है सर 3q, नहीं भाई, दूसरा वाला बाहर है बड़ा वाला, तो उसके अंदर 3q और 2q दोनों आ गए, अगर दोनों आ गए तो ये 5q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो 2/5 हो जाएगा, ऑप्शन सी से मैच हो जाएगा। चलते जाएंगे, चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। अब क्या बोला गया, 2 चार्ज हैं Q और 3Q, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, जरा ध्यान से देख लेना, इस बार भी आया था 2025 में, मैं लाया नहीं क्योंकि मैंने 24 के क्वेश्चन में डाल दिया। मैं 30 वैरायटी के क्वेश्चन लाया हूं और इन 30 वैरायटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो तुम जरा समझो। यहां पर एक चार्ज Q है और यहां पर एक चार्ज है 3Q। इसके एक ट्रिक भी मैं तुमको बता देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। अगर ये 2 चार्ज पार्टिकल जिनके बीच की डिस्टेंस है अगर r, मुझसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कहीं पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, जिसको नल पॉइंट कहते हैं। तो अगर वो यहां पर है, अगर मैंने माना कि वो यहां पर है, वो चार्ज पार्टिकल यहां पर है, तो उसकी दूरी यहां से अगर मैंने छोटे वाले से x मान ली है, तो x का फॉर्मूला आता है r/√n+1। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, दिस इज द ट्रिक, और कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट से निकाला ही गया है ये फॉर्मूला। मतलब लगाने का ट्रिक के लिए तरीका समझ लो कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो रख दो, √n, n क्या होगा, दोनों चार्ज पार्टिकल का रेशो, दोनों चार्ज पार्टिकल रेशो, बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, तो 3q/q, तो रेशो आ रहा है 3, मतलब √3+1 ले भाई। तो ये जो x आता है हमेशा ये आता है पॉइंट के बारे में बताता है, फ्रॉम द छोटा वाला चार्ज पार्टिकल, x हमेशा ऑलवेज फ्रॉम द छोटा चार्ज पार्टिकल, तो r/√3+1 हो जाएगा। अब ये तो अगर मैंने बताया तो मैंने ठीक है तुमको ट्रिक बता दी, तुम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन तुम काबिल तो नहीं बने। तो काबिल बनने के लिए मैं तुमको बता देता हूं भाई, इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1, और ये अगर A है और ये B है, और B की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है तो E1 E2 के बराबर होगा। E1 के लिए सर KQ, और E1 के लिए सर ये डिस्टेंस हो जाएगी r-x। बोलो हाँ या ना, अरे ये डिस्टेंस तो r-x हो जाएगी, E1 लिख रहा हूं ना, तो E1 तो A की वजह से आएगा, तो वो हो जाएगी सर KQ/x², और वो हो जाएगा सर K3Q/r-x का होल स्क्वायर। KQ से KQ गया, इसको अगर मैंने रूट करता हूं तो 1/x और √3/r-x। यहां से भी जब आप सॉल्व करोगे यही आएगा, यहीं से ही मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, कोई ट्रिक विरिक नहीं है, सब बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं बच्चों को, कोई ट्रिक विरिक कुछ नहीं होती, हर एक चीज कॉन्सेप्ट होती है, कॉन्सेप्ट से सीखो, इससे सीख के तुम खुश होकर आंसर निकाल भी रहे हो तो तुम काबिल नहीं बने। और यहां पर ये वो इतना बड़ा खतरा होता है कि भाई तुम ये ट्रिक लगा के आंसर निकाल लो और तुमको कॉन्फिडेंस भी होता है कि सही आएगा, और कई बार गलत भी आ जाता है और फिर तुमको रीजन भी नहीं मालूम होता कि गलत क्यों हो गया। ये तब लग पाएगी जब अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव है। अगर चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो ये नहीं लग पाएगा, फिर उस केस में यहाँ पर √n-1 आता है,
उससे बेहतर ये है कि तरीका सीखो। ट्रिक इसलिए बताई जाती है ताकि बच्चे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। बच्चों को लगता है कि नहीं ट्रिक ही है सब कुछ, ऐसा नहीं, पहले कॉन्सेप्ट सीखो फिर ट्रिक सीखो, दोनों बातें। ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते चलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा फॉर्मूला आता है, मैंने बता दिया था कोएक्सियल पर तो जीरो होता है, और एक्सियल पोजीशन पर जो आता है उसका फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू वो होता है KP बाय आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो फॉर्मूला KQ/R होता है, तो भाई वो पॉइंट चार्ज की वजह से है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से KP बाय आर स्क्वायर है, मतलब आर स्क्वायर के हमारा 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सी से मैच हो गया। और देखें, दो चार्ज पार्टिकल, एक 5Q और एक -2Q हमने कहां पर रखे, देखो भैया यहां पर अगर मैंने ये बनाया एक स्फीयर, ये मैंने क्या बनाया भाई, दिस इज द एक स्फीयर, और इस स्फीयर की रेडियस देखो क्वेश्चन में दे रखी है 4a, इस स्फीयर की रेडियस इज 4a, यहां पर लिखा हुआ है देखिए, और दो चार्ज पार्टिकल है, 5Q वाला रखा हुआ है 3a कोऑर्डिनेट पर यहां पर, ठीक है, ये 3a,0 होगा ना कोऑर्डिनेट, तो यहां पर प्लस का 5Q चार्ज पार्टिकल, और माइनस का 2Q चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है माइनस का 5a, मतलब बाहर हो गया, माइनस का 2Q कोऑर्डिनेट है माइनस का 5a,0, तो बाहर नहीं हो गया। अब मुझे इस स्फीयर की वजह से फ्लक्स निकालना है, फिर समझदार बच्चा मुझे आंसर बता देगा, इस स्फीयर की वजह से फ्लक्स निकालना है, बताओ क्या होगा। ये मैंने क्वेश्चन कई बार रिपीट करा दिया बच्चों फ्लक्स वाला, ये आप बता पाएंगे क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। सर अंदर वाला ही तो चार्ज लेंगे, तो यार अंदर वाला चार्ज 5Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं होगा, दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड हर्ष, शाबाश। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन और आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और देखो यहां पर अब क्या दे रखा है भाई, यहां पर एक हमारा हमारा सिस्टम है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में यहां पर ये है ओरिजिन, और हमको बोला गया कि इस ओरिजिन पे रखा एक चार्ज 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, भाई वाह, चलो जो भी होगा चार्ज रखा है, ओरिजिन पे रखा है, कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे आपको 0,0 पे रखा है। अब दो पॉइंट आए, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट इज √3,√3, ये पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट इज √3,√3, और एक पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट इज √6,0, √6,0। P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अरे अभी तो मैंने जस्ट बताया कि भैया सर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है, तो चार्ज ही है। अब इसकी वजह से P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो ये RP हो गया। अब RP अगर मुझे निकालना है तो RP का मैग्नीट्यूड √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3 + 3 6, तो √6, मतलब RP का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो √6 आ रहा है। अरे ये पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट √x² + y², ये होता है ना मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, और यहां से यहां तक की दूरी तो √6 है। मतलब कहने वाली बात ये हो गई कि इस चार्ज पार्टिकल से P की जितनी डिस्टेंस है उतनी Q की है। अरे तो जितना पोटेंशियल P पर आएगा उतना ही Q पर आएगा, अगर P और Q पर बराबर आएगा तो इनका डिफरेंस 0 आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए सिर्फ 5 क्वेश्चन और। वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और देखो भैया सेंटर ऑफ अ हाफ रिंग, ठीक है, एक मूवी आई थी जिसका नाम था हाफ गर्लफ्रेंड, ये रिंग है जो हाफ है। सर बड़ी पुरानी मूवी याद आई। अभी असल में तुम्हारा सेशन शुरू करने से पहले मैं उसी का ही गाना सुन रहा था, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। क्यों चाहूंगा भाई, क्यों चाहूंगा, जब वो तुमको नहीं चाह रही तो तुम क्यों चाहोगे, बेवजह चाहोगे। ये तो दिक्कत है लड़कों की आज के टाइम पे। अरे छोड़ो आगे बढ़ो। सर आपको नहीं पता है सर, नहीं हो पाता सर, नहीं हो पाता सर, दिमाग से ही नहीं निकलता सर। मैं क्या बोलूं इस बारे में, दिमाग से तुम्हारे फिजिक्स के फॉर्मूले तो बड़ी जल्दी निकल जाते हैं, कॉन्सेप्ट तो बड़ी जल्दी निकल जाता है, उसको मैं फिर भी चाहूंगा। चलो, द सेंटर ऑफ अ हाफ रिंग है ना, ये एक आधा रिंग है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आधा रिंग जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर।
जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 नैनो कूलम लैम्डा दे दिया। बताओ यार पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल पूछ रहा है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है, क्यों घुमा फिरा के बात करूं। और लैम्डा का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू का फॉर्मूला लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा इंटू लेंथ। अभी आधा रिंग है तो इसकी सरकमफेरेंस हो गई पाई आर, ले भाई रख दे, हो गया कहानी खत्म। तो के लैम्डा पाई आर बाय आर, रेडियस तो फर्जी थी, रेडियस से रेडियस कट गई। अब वैल्यू रखूं अगर मैं, तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, पाई पाई रहा, तो 4 9 36 पाई, 36 पाई आ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू आपकी 36 हो गई। देखो इसकी एक्स की वैल्यू 36 हो चुकी है, तुम्हारी एक्स की वैल्यू 1 होकर आगे बढ़ ही नहीं पा रही। कोई बोलेगा, बोले बच्चों को बिगाड़ने में तो टीचर का ही हाथ था यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, एरिया 4 मीटर स्क्वायर, और एरिया का वेक्टर भी हमको दे रखा है। फ्लक्स पूछ रहे हैं, सीधा सीधा हमसे कहना चाह रहे हैं कि भाई फ्लक्स का फॉर्मूला ई कॉस थीटा जानते थे ना। हाँ जी सर जानते थे भैया, वो नहीं लगाना। ये तो वही वाली कहानी हो गई। आप क्या एरोप्लेन के अंदर वो रेड वाला बटन देख रहे हैं? हाँ हाँ देखा देखा देखा, दबा दिया, नहीं दबाना था, वही वाली कहानी है। ये वाला नहीं लगना। कौन सा वाला लगना है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये वाला लगना है। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय रूट 6। और ए वेक्टर का मतलब भाई मैग्नीट्यूड। अरे यार तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं, तुम नहीं समझे। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ना। तो ए वेक्टर का मतलब क्या है? ए एन कैप। तो ए इज 4 मीटर स्क्वायर, तो 4 अलग देखो। और ये वेक्टर वाली कहानी, वेक्टर वाली एन कैप यहां पर लिखता हूं, तो ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 6। अब करते जाओ, क्या है? डॉट प्रोडक्ट में i की i से मल्टीप्लाई, तो i की i से हुई तो 4, 6 1 जा 6, 8 1 जा 8, तो ये तो भैया डॉट प्रोडक्ट हो गया। 4 बाहर चली रहा है, डिवाइडेड बाय ये हो गया रूट 6 इंटू 6, रूट 6 इंटू रूट 6 6, तो ये आया सर 18 है ना, 18 बाय 6, तो ये 3 4 जा 12, मतलब 12 आ रहा है भैया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 12 वोल्ट मीटर आ रहा है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल सही है। चले आगे, आखिर के 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से डाइपोल पर आ चुका है, ये तो ऑलरेडी करा चुका हूं। देखो 2025 में भी आया क्वेश्चन और 2024 में भी आया, जबकि मैंने बहुत कोशिश करी है कि पैटर्न रिपीट ना हो, लेकिन आप देख लो उसमें भी रिपीट होगा कुछ क्वेश्चन। तो ये बात डेफिनेटली तय कि इन 30 क्वेश्चन से तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी तो तुम पढ़ो सब कुछ। लेकिन हाँ, मैं बस मेरी ये राय ये रहेगी कि जिस बच्चे ने सेशन पूरा अच्छे से लगाया वो बाकी और बच्चों से काफी आगे निकल गया है ना। एक डायपोल माइनस क्यू का चार्ज है, प्लस क्यू का चार्ज, और ये सेंटर पर अगर हमारा ओरिजिन, तो ओरिजिन से पी पॉइंट पर, मतलब यहां आर दूरी पर पी पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला मुझे मालूम है, 2kp बाय आर क्यूब होता है ना। और जब अगर आपसे आर पॉइंट पर निकालने को कोई बोलेगा, आर पॉइंट पे कह रहा है ना, अब आर पॉइंट पर अगर कोई निकालने को बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहली बात वो अब कोएक्सियल पोजीशन है, तो वो 2 तो आएगा नहीं उसमें, वो आएगा kp बाय डिस्टेंस का क्यूब, kp बाय डिस्टेंस का क्यूब। अब यार डिस्टेंस 2r है तो 2r का क्यूब, तो वो हो जाएगा kp बाय 8r क्यूब। अब यहां पर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अगर यहां p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी तो r पॉइंट पर क्या होगी? तो भाई फिर से वही कहानी, kp बाय r क्यूब की वैल्यू आ रही है e बाय 2, kp बाय r क्यूब की वैल्यू आ रही है e बाय 2, तो ये e बाय 8 इंटू 2 डेट इज e बाय 16, e बाय 16, या फिर मैं बोलूं e बाय x, तो x की वैल्यू 16। ये क्वेश्चन हुआ था नहीं हुआ था जिसमें पोटेंशियल 0 आ रहा था? सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन जे मेंस रिपीट कर रहा है यार। लो भाई अब ये देखो लास्ट सेकंड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। अब सपोज करो, जस्ट सपोज, जस्ट इमेजिन, एक है हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक हम दीवार लेकर आए और उस दीवार के ऊपर है चार्ज पॉजिटिव, और इस दीवार से एक वायर लेके मैंने बॉल को लटकाया, लेकिन बॉल जो है वो लटकी हुई नहीं है, वो हवा में बीच में रुकी हुई है। जादू,
जादू जादू, तो जादू नहीं हो रहा। यहां पर इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो वेट mg नीचे की तरफ आया, और क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, कितना है चार्ज, तो यार चार्ज कितना है, अच्छा चार्ज ही तो निकालना है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज क्यों है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी दीवार की वजह से निकल रही है वो 2 × 10⁴ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक डायरेक्शन में है तो उसके ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्यू ही हो गई, इसकी वजह से ये रुका हुआ है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यार फिर वही कहानी पर आ जाऊं मैं। देखो बोला ये गया, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, मैथ्स भी आ रही है इसके अंदर। ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, वायर की लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। अगर पाइथागोरस थ्योरम नामक कोई चीज जानते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है वो आएगा tan√3। और अगर ये एंगल थीटा है तो मैं तुमको पहले थीटा ही निकाल देता हूं, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर सा tan अपॉन tan√3, तो यहां से थीटा आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, समझना जरा बातों को। अब मैं तुमको कहानी समझाता हूं, इसमें तुमसे टेंशन भी पूछ सकते हैं, हो सकता है इस बार टेंशन नहीं पूछी तो अगली बार टेंशन पूछ लें, तो तुमको काफी टेंशन हो जाएगी, ध्यान से देख लो। इसलिए यहां पर वायर में टेंशन टी ऐसे आ रही होगी ऊपर की तरफ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो ये अगर टी ऊपर गया तो इधर गया टी कॉस थीटा, और इधर आएगा टी साइन थीटा। ओके सर, तो यार टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई, और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, दोनों को डिवाइड कराया गया तो tan थीटा आ रहा है क्यू ई बाई एम जी। क्या आ रहा है भाई, क्यू ई बाई एम जी आ रहा है। और अगर tan30 मैं देखूं तो tan30 इज 1/√3, तो 1/√3 क्या हो गया सर, क्यू ई बाई एम जी, और आप तो क्यू निकालने आए थे तो निकाल देंगे, तो यहां से क्यू हो जाएगा mg/√3 इंटू ई, या फिर मैं बोलूं मास इज 2 ग्राम, तो 2 इंटू 10⁻³ मैं सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूं तो भैया बता देना। जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय √3, इलेक्ट्रिक फील्ड सर 2 इंटू 10⁻⁴। अब आगे तुम सॉल्व करना जानो, आप आंसर निकालो। वैसे तो मेरे हिसाब से 2 से 2 गया है जी, और ये ऊपर बन रहा है 10⁻⁻², और ये 10⁻⁻6 बाय 1/√3, आंसर ही आ गया। तो ये 1/√3 माइक्रो कूलम आ रहा है, मतलब ये 1/√x है और ये 1/√3 है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, जो पूरा ही सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से जरा रुक के 1 मिनट निहारना, बढ़िया से निगाहों में बसा लेना ऐसी बातों को। वेरी गुड वेरी गुड। चलो यार, चलते चलते आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी देखते हुए जाएंगे, और ये क्वेश्चन सही में तुम्हारे प्राण निकाल लेगा अगर ध्यान से नहीं सुना तो। देखो क्वेश्चन इज काफी कॉम्प्लेक्स। ये एक मैंने एक्स एक्सिस कंसिडर करा, और ये एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन है। यहां पर क्वेश्चन में बोले कि ये एक चार्ज रखा है प्लस का क्यू, और यहां पर एक चार्ज रखा है माइनस का क्यू, और बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस इज एल, और ये डिस्टेंस भी एल ही है ना, ये ए बोला है, हाँ एल ही है। फिर उसके बाद पता है इन्होंने क्या करा, इसके बाद इन्होंने कहा कि यहां पर, अब यहां पर एक चार्ज रखा है माइनस का 2q, और यहां पर एक चार्ज रखा है प्लस का 2q, और ये अगर ओरिजिन है तो यहां से अब इसकी डिस्टेंस इज 2l, और यहां से इसकी डिस्टेंस इज 2l। अब सोचो लास्ट क्वेश्चन सर ने रखा है कोई, तो कुछ देख के कुछ सोच समझ के रखा होगा। उम्मीद कर रहे होंगे कि जो बच्चे यहां तक पहुंचे हैं वो इस क्वेश्चन को भी झेल के जाए, है ना। जितना तगड़ा क्वेश्चन झेल गए उतनी अच्छी फिजिक्स हो गई, जितनी तगड़ी बीमारी इंसान की बॉडी झेल जाती है ना, उतनी तगड़ी उसकी इम्यूनिटी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। वही वाली कहानी मैं करवा रहा हूं अभी। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो भी कहानी है, ये -q + q के एक डायपोल नहीं है, हाँ है, और ये -2q और +2q ये भी एक डायपोल है। मतलब सर यहां पर एक छोटा और एक बड़ा, दो डायपोल रखे हुए एक ही एक्सिस पर, और इसकी वजह से यहां पर एक पॉइंट है P जो कि बना रहा है यहां से एंगल 60 डिग्री। पूछ रहे हैं P पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ। आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, अगर मान लो किसी को मतलब आता तो होगा, भूल गए होगे हो सकता है। अगर मान लो इधर डायपोल मोमेंट P जा रहा होता है, और यहां पर अगर एंगल थीटा बन रहा होता है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है KP cos थीटा बाय r स्क्वायर। मतलब ये ध्यान रखना पड़ेगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड आपका ये वाला r वेक्टर। अच्छा
अच्छा ठीक है, लाओ पहले डायपोल मोमेंट। मैं तुमको ये बहुत आसान तरीके से करवा रहा हूं, वरना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर आप इसको कंसिडर करो, इस पार्ट को, तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा सर, Q इंटू दोनों के बीच का गैप 2L, मतलब Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। मतलब अगर मैंने P मान लिया है QL, तो यहां पर इस ऑरेंज वाले की वजह से जो डायपोल मोमेंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, वो 2P आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे कह सकता हूं या गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। ये Q इंटू 2L ही मानता हूं, तो Q इंटू 2L है, तो आगे की तरफ जा रहा है हमारा Q इंटू 2L, तो आगे की तरफ जा रहा है हमारा P। ठीक है, डायपोल मोमेंट छोटी की वजह से आगे की तरफ जा रहा है P। अब अगर आप बड़ा वाला देखो, बड़ा वाला अगर आप डायपोल देखते हो, बड़ा वाला दिस, अगर आप बड़ा वाला डायपोल देख रहे हो, तो इसकी वजह से डायपोल मोमेंट पीछे की तरफ आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और वो होगा 2Q इंटू इनके बीच का गैप 8, मतलब 2Q इंटू 4L 8L, 2Q इंटू 4L, तो वो जाएगा ये P, ये कितना हो जाएगा यार, ये कितना हो जाएगा, ये पीछे की तरफ कितना आ रहा है, ये पीछे की तरफ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8QL, 8QL बोलूं या फिर मैं बोलूं 4P, मतलब आगे की तरफ अगर P जा रहा है तो पीछे की तरफ 4P जा रहा है। पहले तो यार ये समझो, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे आगे की तरफ कितना जा रहा है, Q इंटू 12 जा रहा है डायपोल मोमेंट, तो पीछे की तरफ 4P का मतलब क्या हो गया, 8QL जा रहा है, ये तो आ रहा है ना इन दोनों का। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आया सर, नेट डायपोल मोमेंट पीछे की तरफ आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है डायपोल मोमेंट, 6QL आ रहा है। खत्म क्वेश्चन, हो गया, बाय बाय टाटा, हो गया खत्म। मतलब अब ये इस पूरी खिचड़ी को हटाओ, यहां पर बस इतना सा लिखोगे, डायपोल मोमेंट पीछे की तरफ इज 6 का QL, माइनस का भी साइन नहीं लगा रहा, हटाओ, पीछे की तरफ इज कितना, पीछे की तरफ इज कितना 6QL, ये है हमारा डायपोल मोमेंट, और ये हमारा है P पॉइंट, ये है हमारा एंगल 60 डिग्री। अब हम कर देंगे, अब हम लगा देंगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में भी अकल चाहिए, ये K P की जगह पर सर 6QL बाय आर स्क्वायर तो हो जाएगा। अब यहां पर थीटा क्या लोगे, अरे थीटा क्या था, थीटा 60 नहीं लोगे, थीटा था डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो डायपोल मोमेंट और आर के बीच का एंगल तो यह 120 नहीं हो गया, तो यहां पर ये cos 120 रखा जाएगा। मतलब आखिर तक इस क्वेश्चन में कोशिश करी जाएगी कि तुम फंसो। अब यहां से अगर आप देखें तो ये K 6QL cos 120 माइनस का 1/2, मतलब ये माइनस का 2 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन आगे लगा दिया, ये 2R स्क्वायर। अब सॉल्व करते जाओ, क्या बचा इस क्वेश्चन में, पूरा सॉल्व करवाना है क्या? आइए आंसर, पोटेंशियल कितना आ रहा है, माइनस का 1/4πε0 है जी, माइनस का 1/4πε0, कौन गया, माइनस का 1/4πε0, 6QL, मतलब ये हो जाएगा 2 3 6, तो ये 3QL बाय आर स्क्वायर, कहां है 3QL बाय आर स्क्वायर, यही है ना, और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, तो माइनस का 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3QL बाय आर स्क्वायर, या फिर अगर मैं देखूं तो माइनस का देखो 27QL बाय आर स्क्वायर, और आगे आ रहा है 10 की पावर 9, मतलब ये अल्फा यहां पर दे रखा है माइनस का अल्फा, और यहां पर ये माइनस का 27 आ रहा है, तो अल्फा अब हमारे लिए 27 हो गया, ये अल्फा हमारे लिए 27 हो गया। देख लो आंसर भी 27 आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। खत्म कहानी, वेरी गुड, स्पार्की ने सही जवाब दिया। चलो बस यहां आज के सेशन के लिए इतना ही, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया इसलिए नहीं कि आपने ये वीडियो देखा, शुक्रिया इसलिए क्योंकि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये सेशन को पूरा देखा। तो अच्छा लगा बच्चों आप लोगों से आज मिलके, फिर हम फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे इसी तरह के एक शानदार सेशन के साथ। जब तक के लिए चैनल पर सब्सक्राइब रहें, वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, बातें समझ में आई होंगी, और अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली आई होंगी, तो वीडियो लाइक करते हुए जरूर जाना। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।